नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दो आईपीओ की एक साथ। तो यानी कि यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल रजिस्ट्रेशन अपकमिंग आईपीओ हैं जो कि दो हैं और दोनों के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से एक है टेलॉन्स टायर का, तो ये टायर की कंपनी है बेसिकली, इसके आईपीओ आने वाला है। और दूसरा है क्रॉस लिमिटेड आईपीओ, बेसिकली जो है ये मशीनरी टूल्स में डील करती है कंपनी। तो टॉलॉन्स की अगर हम बात करें तो टॉलॉन्स टायर जो है मशीन मैन्युफैक्चरिंग करता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग करता है। और क्रॉस की अगर हम बात करें तो ये टूल जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं जो कि मशीन में यूज होते हैं। जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, दोनों ही कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल पे बात करेंगे। देखेंगे जीएमपी डिमांड कितनी बढ़ी है दोनों ही कंपनी की, और मार्केट में जीएमपी में क्या डिमांड बढ़ रही है, और दोनों में अप्लाई करना है या फिर अभी वेट करना है या फिर अवॉइड करना है, ये सब डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉलॉन्स टायर्स की। तो बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि ये कंपनी जो टॉलॉन्स टायर है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इस कंपनी के डिटेल में जाएँ और बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में। तो यानी कि 2003 से ये काम कर रही है। तकरीबन 20 साल का इसे टायर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम देखें तो जो इसके टायर्स होते हैं वो हर तरह की चीज़ों में यूज़ होते हैं, और इसका इंडिया के अलावा बाहर भी एक्सपोर्ट होता है 40 कंट्री में, जिसमें इंक्लूडिंग है मिडिल ईस्ट हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, जॉर्डन हो गया, केन्या और इजिप्ट। वहीं अगर हम बात करें तो दो टाइप से ये दो वर्टिकल में काम डीलिंग करती है। एक है टायर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है ट्रेड रबड़ मैन्युफैक्चरिंग। तो दो तरीके से ये काम करती है बेसिकली। तो टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेड का जो रबड़ का ट्रेड होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं बात करें 31 मार्च 2024 तक की, तो कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो लाइट कमर्शियल व्हीकल के टायर बनाती है, उसके बाद ऑफ रोड टायर बनाती है, एग्रीकल्चर टायर्स जो होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स में या उसमें काम होते हैं मशीनरी टूल्स में, उसमें बनाती है, टू व्हीलर्स की बनाती है, थ्री व्हीलर्स टाइप बनाती है, टायर्स की जो ट्यूब होते हैं वो बनाती है, टायर फ्लैप्स बनाती है, उसके अलावा रबड़ जो होते हैं कवर वो बनाती है, और ट्रेड रबड़ करती है, बॉर्डिंग गम का बनाती है, उसके बाद रोप रबड़ जो होती है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग ये करती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्पेशली अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग का देखें प्रोडक्ट इंक्लूडिंग तो टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, उसके अलावा एग्रीकल्चर टायर्स हो गया, थ्रेड रबर्स हो गया, उसके अलावा वेरियस एसेसरीज हो गया, सच एंड बॉन्डिंग गम हो गया, जैसे टायर लैप हो गया, और भी जो वर्टिस सोल्यूशन होता है वो कराती है। एज ऑन 31 मार्च की अगर हम बात करें तो कंपनी के 8 ऑपरेशन डिपोज हैं और 3737 जो है वो डीलर्स नेटवर्क है। उसके अलावा कंपनी की 3 ऑपरेटिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें से केडिया केरला में एक आपको देखने को मिलेगी, और दूसरा जो इनका है हेमडा जोनल जो ऑफिस है वो यूएई में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ आपको देखेंगे। फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों तो फाइनेंशियल 31 मार्च 2024 तक के अवेलेबल है, यानी कंपनी ने सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ शेयर किया है और बाकी के फाइनेंशियल नहीं दिखाए गए। तो हम भी सिर्फ एक ही पे एनालाइज कर नहीं सकते ज़्यादा डिटेल में, पर यह है कि जो एक फाइनेंशियल दिखाएं उसमें अगर हम देखें कंपनी की स्थिति क्या बन रही है। तो एसेट की बात करें तो कंपनी पे अभी तक जो है 221 करोड़ के एसेट हैं, रेवेन्यू 228 करोड़ का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ का है, नेटवर्थ कंपनी की 100 करोड़ के लगभग है, रिजर्व और सरप्लस कंपनी में 85 करोड़ है और 78 करोड़ का बोरिंग है। रिजर्व और सरप्लस जो है कंपनी अगर आप देखेंगे तो बोरिंग कम है रिजर्व और सरप्लस के इक्विवेलेंट में, यानी कि अगर देखें तो ये गुड सिग्नल है जहां रिजर्व सरप्लस कंपनी पे ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ बोरिंग। यानी कि कंपनी कभी भी अपने उधारी को चुका सकती है अगर चाहे तो, लेकिन अभी चाहे तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बट डेप्थ थोड़ा सा हायर साइड में है, वहाँ कंपनी को डेप्थ थोड़ा सा कंट्रोल करना है, वो एक कंसर्न एरिया बनता है। अदरवाइज तो बाकी हम कुछ एनालाइज कर नहीं सकते जब तक कि हमें 2-3 साल का पोर्टफोलियो नहीं दिखता। पर अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 892 करोड़ है। आरओई की बात करें तो 25% है, आरओसी 36%, डेप्थ टू इक्विटी 0.78%, जो कि थोड़ा सा लिटिल कंसर्न बन रहा है, पर 1 से नीचे तो ठीक है। और आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो 25% है। अगर आरओई और आरओसी की बात करें तो एक्सेलेंट कैटेगरी कह सकते हैं कि 15 से ऊपर है दोनों के दोनों, और आरओएनडब्ल्यू भी एक्सेलेंट कैटेगरी में क्योंकि ये भी 15 से ऊपर है 25 पे। तो कुल मिला के अगर देखें और पी देखें इसका तो 26 का बन रहा है और अभी आईपीओ के बाद 34 का बनेगा। तो यहाँ कंपनी ने थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन मुझे लगता है डिमांड करी है, क्योंकि इसके पी की अगर हम बात करें आसपास के तो उनका पी थोड़ा सा कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी वेल नोन भी इतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में। तो अगर देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, पर फाइनेंशियली कंपनी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। बट लेकिन फंडामेंटली देखा जाए यानी आरओसी, आरओई, डेप्थ टू इक्विटी और आरओएनडब्ल्यू की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, तो वहाँ कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो टर्लेंट टायर्स की अगर हम बात करें तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में आईपीओ आपको दिखेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 5 रुपये पर शेयर, यानी भविष्य में 5 रुपये पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 शेयरों में। प्राइस बैंड रखा गया 215 से 226 रुपये पर शेयर। एक लॉट में आपको 66 शेयर देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें कंपनी ने कितना इशू साइज रखा है तो काफ़ी छोटा है ये इशू साइज, सिर्फ 230 करोड़ के लगभग का ये टोटल इशू साइज है। वहीं अगर हम बात करें
वहीं अगर हम बात करें तो 230 करोड़ का जो टोटल इशू साइज है, उसमें से अगर फ्रेश इशू की बात करें तो 200 करोड़ है, और अगर ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो वो दोस्तों 30 करोड़ का कुल है। तो यहाँ फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होंगे। बाकी एनएससी बीएससी दोनों पे आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 66 शेयर मिलेंगे, 14,916 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1,93,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 924 शेयर मिलेंगे, 2,08,000 रुपये पे करने हैं। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,99,000, और 68 लॉट आप अप्लाई करेंगे एचएनआई कैटेगरी में जो 10 लाख से ऊपर है। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% एज यूजुअल रखा गया, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब तीनों के लिए ठीक ठाक दिया गया है। 35% रिटेल को भी मिल रहा है, पर आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि ये ओवर सब्सक्राइब जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्रॉस आईपीओ की, यानी कि क्रॉस लिमिटेड का जो आईपीओ है। ये कंपनी बेसिकली अगर हम देखें तो ये कंपनी भी जो है फॉर्मली नोन एज क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और ये कंपनी बनी थी 1991 में। तो यानी ये कंपनी तो काफ़ी मतलब 30-32 साल का एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर करती है, ट्रेडर एक्सेल जो सप्लायर होते हैं इसके, वाइड रेंज ऑफ हाई परफॉर्मेंस जो है इसके टूल्स होते हैं, यानी मशीनरी टूल्स को जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर आप देखेंगे तो मीडियम और हैवी ड्यूटी जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसमें जो है इसके टूल्स काम आते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी इसके जो काम आते हैं, यानी अगर हिंदी भाषा में हम बात करें तो गरारी हो गया, या फिर गेयर बॉक्स के जैसे बनते हैं या गेयर्स कटते हैं, उस टाइप से चीज़ें ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे एक्सल साफ्ट करती है। उसके बाद आप देखेंगे तो एंटी रोल बार हो गया, या स्टेबलाइजर बार हो गया, या उस तरह से सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन लीकेज हो गया, डिफरेंट स्पेंडर हो गया, बैरिज हो गया, गेयर हो गया, बैरल हो गए, और आपके जो है रिंग्स जो बनते हैं वो हो गया, एक्सेल्स हो गई हैं जो कि ट्रकों में या फिर गाड़ियों में एक्सेल लगी होती हैं वो हो गई हैं, सस्पेंशन वायर्स हो गई हैं, सस्पेंशंस हो गया, सस्पेंशन पोल्स हो गए हैं। तो इस टाइप से जो कि हैवी व्हीकल्स में या ट्रैक्टर्स में उसके पार्ट्स भी जो है वो भी ये बनाती है। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो काफ़ी इसका डिमांड है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के 3 लास्ट ईयर के फाइनेंशियल पैरामीटर की। तो फाइनेंशियल पैरामीटर में देखिए 22, 23, 24 के हमारे पास अवेलेबल है। एसेट कंपनी पे 197 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 250 करोड़ और 24 में बढ़ के हो गया 352। एसेट में काफ़ी अच्छा कंपनी ने जंप अप किया है, ठीक ठाक ग्रोथ की है। रेवेन्यू पीस की बात करें 297 करोड़ था 22 में, 23 में 879 करोड़ और 621 करोड़ हो गया 24 में, यानी एक्सेलेंट ग्रोथ करी है। 297 मतलब 300 करोड़ से सीधे 600 करोड़ 3 साल में डबल की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 12 करोड़ था, 30 करोड़ हुआ, फिर 44 करोड़ हो गया 24 में। नेटवर्थ की बात करें तो 72 करोड़ था, उसके बाद 102 हुआ और 146 हुआ। यहाँ भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी पे अच्छे हैं, बड़े हैं। 58 करोड़ था, फिर 88 हुआ और 2024 में 119 करोड़ रुपए हो गया। बोरिंग्स की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है, 86 था, फिर 88 हुआ और 117 करोड़ का बोरिंग अभी भी है। पर अगर देखें तो रिजर्व और बोरिंग लगभग बराबर है कंपनी पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते। 119-117 करोड़ के लगभग है, मतलब जितना रिजर्व है कंपनी पे उतना ही बोरिंग है। पर लिटिल कंसर्न जो बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है बोरिंग का, क्योंकि उधारी कंपनी पे अगर जीरो हो तो वह फिर क्या कहने, मतलब वहाँ इन्वेस्टर जो है चुंबक की तरह खींचा चलाता है। पर यहाँ क्या है, बोरिंग जब कंपनी पे ज़्यादा होता है उधारी, तो वहाँ थोड़ा सा डर रहता है इन्वेस्टर को। बाकी अगर देखें तो रेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर एक्सीलेंट है कंपनी के, चाहे एसेट हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, नेटवर्थ हो या रिजर्व हो, सारे पैरामीटर अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं ईयर बाय ईयर। वहीं अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टोटल आपको दिखेगा 1548 करोड़ के लगभग का। आरओई की बात करें एक्सीलेंट है, देखिए आप करीबन आपको 30% के लगभग दिखेगा, 30-30.5% के लगभग। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है। आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 30% के लगभग आपको दिखेगा। तीनों ही कैटेगरी एक्सीलेंट कैटेगरी में जा रही हैं, यानी कि 15 से ऊपर है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फंडामेंटली है। पी की बात करें तो 28 पे है और आईपीओ आने के बाद 34 पे हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा पी ऊपर को जा रहा है। मोस्टली कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि हायर की डिमांड करती हैं अपना। फाइनेंशियली देखें कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, यानी ये कंपनी दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तक। यानी कि क्योंकि आईपीओ जब आता है तो अच्छा सब दिखता है, तो इसलिए अभी दिख रहा है, लेकिन आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगी ये तो नहीं पता, पर पिछले 3 साल से अच्छा कर रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें दोस्तों तो ये भी 9 तारीख से और 11 के बीच में रहेगा, यानी 9 सितंबर से 11 सितंबर। फेस वैल्यू इसकी भी 5 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया है 228 रुपये से 240 रुपये पर शेयर। वहीं लॉट साइज की बात करें तो 62 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 500 करोड़ का ये इशू साइज है, यानी यहाँ 500 करोड़ है, दोनों में डिवाइड 50-50 है, यानी फ्रेश इशू 250
करोड़ का है और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों 50-50 कंपनी ने रखा है। ऑफर फॉर सेल को बता दें कि जहां प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच के निकलते हैं। बीएससी एनएससी भी दोनों पे दिखेगा। रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट 62 शेयर दिखेंगे, 14,880 देना है। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई करेंगे, 1,93,000 रुपए। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 868 शेयर मिलेंगे, 2,08,000 रुपए पे करने। मैक्सिमम 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं और 9,96,000 रुपए पे करने हैं आपको स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात कर लें बिग एचएनआई की, तो बिग एचएनआई में लगभग आपको जो लॉट अप्लाई करने को मिलेंगे वो लगभग हैं 68 लॉट आपको अप्लाई करने हैं, 4,216 शेयर आपको मिलेंगे और इसके लिए आपको पे करने हैं 10,11,840 रुपए। तो इस टाइप से बनता है। रिजर्वेशन चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ क्यूआईबी के लिए 50% का पोर्शन कंपनी ने छोड़ा है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का छोड़ा हुआ है और वहीं अगर हम बात करें एचएनआई कैटेगरी की तो 15% का। तो एज यूजुअल यहाँ भी वही दिख रहा है, रिटेल के लिए 35% है। पर इन आईपीओ के साइज काफी छोटे हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, यानी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो दोनों ही आईपीओ को हम देखेंगे तो दोनों की डिमांड में एक की तो डिमांड दिख नहीं रही है, बस सिर्फ एक ही की दिख रही है। अगर आप बात करें टोलेंस टायर की तो तकरीबन 226 रुपये प्राइस बैंड आपको दिखाई दे रहा होगा और 30 रुपये जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है। यानी अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं, मतलब 13% के लगभग का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में, जबकि हमारा सेफर साइड जो कहता है वो 20% से लेके 30% के बीच में। तो हमारे क्राइटेरिया को मैट नहीं कर रहा है अभी ये। और यहाँ 3 की रेटिंग बनी हुई है, फायर रेटिंग, 230 करोड़ का इशू साइज है, 66 शेयर आपको देखने को मिलेंगे एक लॉट में। 9 सितंबर को ओपन हुआ, 11 सितंबर को क्लोज और 12 सितंबर को आपको अलॉटमेंट मिलेंगे। वहीं क्रॉस आईपीओ की बात करें तो ये भी 240 पे है, कोई जीएमपी अभी ट्रेड नहीं कर रहा है, यानी नो डिमांड, अभी तक ऐसी कोई डिमांड दिख नहीं रही है। वहीं अगर बात करें तो इसका जो है फायर रेटिंग 1 की बनी हुई है, यानी 5 आउट ऑफ 1 बनी है, 500 करोड़ का इशू साइज है, 62 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 9 सितंबर को ओपन होगा, 11 सितंबर को क्लोज होगा और 12 सितंबर को ये भी अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक कोई डिमांड नहीं है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अभी हमें वेट और वॉच करना चाहिए। इवन लिस्टिंग गेन के पर्पज से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें तो अभी होल्ड करना चाहिए और फर्स्ट डे का जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद या सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर देखा जाए तो टायर कंपनी ने अपना जो है फंडामेंटली शेयर नहीं किया है, बट क्रॉस जो आईपीओ है उसने अपना किया है, काफ़ी अच्छा है फंडामेंटली और फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है वेरी कर सकते हैं इसको। लेकिन जो दूसरा आईपीओ उसको अभी कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। पर कुल मिला के देखें तो लिस्टिंग गेन जो है दोनों में अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है और अभी एक की तो डिमांड भी नहीं दिख रही है। तो यानी कि जब हमें थोड़ा सा दोनों में ही वेट करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि और भी अच्छे आईपीओ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी मेरे ख्याल से जल्दी आने वाला है 9-10 तारीख में, तो काफ़ी अच्छे आईपीओ इस वीक में आने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि यहाँ पैसा बनेगा। तो फॉर लिस्टिंग गेन पर्पज से तो अभी होल्ड करना है, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से सिर्फ एक ही आईपीओ दिख रहा है और बाकी हमें जो है वेट और वॉच करना है। डे 2 या डे 1 में हम देखेंगे कि कैसा रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दिखाई दे कि डे 1 डे 2 हम हर दिन का डालते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन आया है। तो दोस्तों हम एक बार आपको और बता दें, यहाँ कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन, कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है। हम यहाँ सिर्फ नॉलेज शेयर करते हैं और बताते हैं कंपनी के फैक्ट और फिगर कैसे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है। उसके बेस पे आपको डिसीजन अपना बनाना होता है। आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस खुद करना है और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर वित्तीय सलाहकार की मदद से ही आगे बढ़ना है। तो ये फाइनल डिसीजन आपका होगा। हम तो सिर्फ आपको कंपनी के फैक्ट फिगर पे बात करते हैं कि आपको कैसे बताया जाए और जीएमपी में क्या डिमांड चल रही है, क्या आपको डिसीजन लेना है, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो दोस्तों अगर कुछ कुल मिला के देखा जाए तो अभी एक नज़र में तो आईपीओ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए डे 1 का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।